तुम्हारी लालचपन ने हद कर दी है। पहले तो तुम्हें गरीब बहू को एक कमरे का ससुराल दे दिया और दूसरी बहू को 100 कमरे का फार्म हाउस। तुम्हारे इस बंटवारे के कारण देखो आज हम कहाँ आ गए हैं, घर की क्या हालत कर दी। भगवान तुम जैसी सास किसी को ना दे। ऊपर से तुमने गरीब बहू के पैसे ले लिए। बेचारी जैसे तैसे अपना खर्च चला रही थी। मुझे कुछ भी मत बोलो, मैंने तो अच्छा सोचकर बंटवारा किया था। अरे बस करो, अगर अच्छा सोचना इसे कहते हैं तो ऐसा सोचना तुम बंद ही कर दो। तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी मनोरमा, तुम तो अपने बहू बेटों की दुश्मन बन बैठी हो। आखिर क्यों ससुर अपनी पत्नी को कोस रहा था? मनोरमा ने 100 कमरों वाला फार्म हाउस सिर्फ एक बहू को क्यों दिया और दूसरी बहू के साथ भेदभाव करके बंटवारा क्यों किया? आइए पूरी बात जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। जहां बड़ी बहू अमीर ऐश्वर्या शादी करके अपने 100 कमरे वाले ससुराल में आती है, यानी कि फार्म हाउस, जहां सास मनोरमा अपनी बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है और पीछे उसके ढेर सारा दहेज का सामान रखा होता है। 4 डोर रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, एक चिमनी, 5 स्टार जूसर मिक्सर, एसी, एयर प्यूरिफायर, बड़ा सोफा सेट, अलमारी, बड़ा डाइनिंग टेबल इत्यादि। आजा आजा मेरी प्यारी बहू, तेरा तो इस 100 कमरे वाले फार्म हाउस घर में स्वागत है। अच्छा मेरी बहू, क्या क्या दहेज में लाई है? कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं पता। यही तो ऐश्वर्या का जलवा है माँ जी। चलिए आपकी 100 कमरे में मेरे दहेज का इतना सारा सामान आ तो जाएगा ना? हाँ बहू हाँ, वैसे मैंने जो सामान नहीं बोला था तुमने वो भी भिजवाया है ना दहेज में? जी माँ जी। मनोरमा, क्या तुमने बहू के मायके वालों से कहा था कि ये सब दहेज का सामान भिजवाए, तब जाकर ये सब आया है? हाँ जी, मैंने तो कहा था। मनोरमा, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? अरे हम अमीर हैं, फिर भी तुमने इतना सब कुछ बहू के घर से मांग लिया। तुम्हारी इस लालच का भी अंत कभी होगा या नहीं? अरे क्यों, मेरी अमीर बहू के सामने चालू हो रहे हो? बाद में बात नहीं कर सकते? बहू तू परेशान मत हो, तेरे पापा जी और मैं ऐसे ही बात कर रहे थे। चल आजा आराम कर ले। जी माँ जी। सभी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और बहू का दहेज का सामान उठाकर कमरे में रखते हैं। मनोरमा को ऐश्वर्या के दहेज का इतना लालच था कि वो अपनी बहू से एक चम्मच तक नहीं उठवाती थी और अलग अलग 100 कमरों में बहू का ही सामान रखता था। मनोरमा का दूसरा बेटा समझदार था, पर अमीर होने के बाद भी वो किसी दुकान पर छोटी मोटी 7-8 हजार की नौकरी कर रहा था। एक दिन मनोरमा सुबोध से कहती है, इस महीने तूने मुझे पैसे नहीं दिए, 15-20 हजार रुपए दे। माँ, मेरे पास अभी 15-20 हजार की नौकरी नहीं है, सिर्फ 8 हजार की है, जिसमें से 3 हजार मैंने कपड़ों पर खर्च कर दिए हैं। पहली बात तो मुझे ये बता, तू 8 हजार की नौकरी कर क्यों रहा है और मैं इतने पैसे क्यों लूं? हम लोग इतने अमीर हैं तो इतनी छोटी सी नौकरी तू क्यों कर रहा है? मुझे ज्यादा पैसे लाकर कब देगा? माँ, मैं अपने बलबूते पर पैसे कमाना चाहता हूँ, ना कि पापा के नाम से आगे जाना चाहता हूँ। बड़े भैया ने तो ऐसे कर लिया, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो तेरी भ्रष्ट बुद्धि के बारे में कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे पापा ने नाम इसीलिए बनाया था कि वो तुम्हें भी फायदा करे। मनोरमा बस करो, बेटे ने जो फैसला किया है और अपने बलबूते पर नाम बनाने की सोची है, मुझे इस बात पर गर्व है। तुम्हारी ट्रेन तो हमेशा अलग पटरी पर रहती है। सुबोध अपनी माँ की बाकी के पैसे देकर दुकान पर काम करने चला जाता है, जहाँ वो छोटा मोटा हिसाब करता था। 1 महीना गुजर जाता है। नरेंद्र अपने सुबोध के लिए उसके लायक एक गरीब बहू लेकर आता है, बिल्कुल भी दहेज नहीं लाती। यही बात मनोरमा को बहुत चुभती है और चांदनी अपना बड़ा सा घर देखकर कहती है, हे भगवान, मैं एक फार्म हाउस वाले ससुराल में रहूंगी? मुझे तो पता नहीं था, और मैंने सुना है इसके अंदर 100 कमरे हैं। मेरी तो किस्मत बदल गई। बहू क्या सोच रही हो, आगे बढ़ो। आगे नहीं बहू, इधर देख, मैं तेरा गृह प्रवेश यहाँ कर रही हूँ। सास के कहने पर सब लोग जैसे ही मुड़ते हैं तो वो एक कोठरी जैसे एक कमरे के घर की तरफ खड़ी होती है। मनोरमा, तुम बहू का गृह प्रवेश घर से बाहर एक कमरे वाले पुराने घर में करोगी? हाँ जी, अब मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। बहू, सुबोध, दोनों इधर आ जाओ। लगता है माँ जी ने मेरी बात को मान लिया। माँ जी, अब थोड़े दिनों में पापा जी के पसंद की करीब बहू आ जाएगी, और आप तो जानती है ना, सारी दहेज वाली बात हो चुकी है। वो कुछ भी लेकर नहीं आएगी, तो वो भी 100 कमरे की मालकिन बन जाएगी क्या? फिर मेरी क्या वैल्यू रह गई माँ जी? इतना सारा दहेज लेकर आई, तब जाकर मुझे 100 कमरे मिले, और उसको बिना दहेज के? ये तो गलत है माँ जी। लेकिन अगर आप बंटवारा कर देती तो वो कुछ नहीं मांग सकती थी। बात तो तेरी बहू बिल्कुल ठीक है। अब देख मैं कैसे उसे सिर्फ 1 कमरे का ससुराल देती हूँ। बड़ी बहू क्या सोच रही है? चावल का कलश लेकर आ। ऐश्वर्या चावल का कलश लेकर आती है और गरीब चौखट पर रखकर मनोरमा बहू का गृह प्रवेश करती है।
चलो अब तुम दोनों यहाँ पर खुश रहोगे, सफाई मैंने करवा दी है। लेकिन माँ, हमें तो फार्म हाउस वाले घर में रहना है, तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? देख, तू बहू के बिना तो रह नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुझे भी यहाँ पर रख रही हूँ। अब एक घर बड़ी बहू संभाल रही है तो तू छोटा घर, जो कि हमारा सबसे पुराना घर है, उसे भी तो बहू को संभालना पड़ेगा ना। और वैसे भी वो दहेज नहीं लाई तो अच्छे से संभाल लेगी ना बहू। जी माँ जी। हाँ, तो तुम लोग अब आराम से रहना, हम चलते हैं। सास बहू के जाने के बाद नरेंद्र बच्चों से कहता है, चांदनी बहू, सुबोध, मुझे तुम्हारी सास का ये करना समझ नहीं आया, पर जो भी है तुम अब रह लो। कोई बात नहीं पापा जी, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। फिर नरेंद्र भी 100 कमरे वाले घर में चला जाता है। दोनों पति पत्नी उसी एक कमरे के घर में रहने लगते हैं। इस बार की खबर ही नहीं होती कि सास ने बहाना मारकर बंटवारा कर दिया। अगले दिन बहू बिना रसोई के एक कमरे में चूल्हा बनाकर खाना बना देती है। चांदनी एक कमरे में सफाई करके खाली बैठी रहती थी। साथ ही सुबोध पर घर चलाने के लिए कोई पैसे नहीं थे। दोनों पति पत्नी आपस की समझदारी से साथ में काम करने लगते हैं। चांदनी को एक सिलाई की दुकान पर काम मिल जाता है, जहां वो एक दिन के 100 रुपए कमाती है। लेकिन मनोरमा को अब अपनी बहू दिखाई नहीं देती, तो एक दिन कहती है, अरे चांदनी बहू, आजकल तू कहाँ रहती है? मुझे यहाँ पर ताला दिखाई देता है। वो माँ जी, मेरे पास एक ही कमरा है, सफाई करने के बाद मैं खाली बैठी रहती हूँ। पैसे की थोड़ी कमी थी तो बस काम पर जा रही थी। हाय राम, तू काम पर जा रही है और मुझे नहीं पता? तू अपनी सास को अपनी कमाई नहीं देगी? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। तो ला पैसे दे, ताकि मैं उससे कुछ खा पी लूं। अब तो दहेज तो लेकर आई नहीं है, तो इसी कमाई को मुझे दे दिया कर हमेशा। ठीक है माँ जी। अच्छा सुन, खाने में क्या बनाया है? क्या है ना, नौकरों का बनाया हुआ खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी बहू बनाती नहीं है, तू तो मुझे प्यार करती है ना। हाँ माँ जी, ये लीजिए खाना। आज मैंने भिंडी मसाला, घिया, रायता और पराठे बनाए हैं। ऐसे ही मनोरमा अपनी बहू के सामने एक्टिंग करके उसके पास खाने आ जाती है और हमेशा उसके पैसे ले जाती थी। वहीं बड़ी बहू 100 कमरों में आराम फरमाती थी। अलग अलग कमरों में उसका मेकअप, खाने, कपड़े, ज्वेलरी, जूते इत्यादि होते थे। वक्त गुजरता है, तभी मनोरमा की दोगली हरकत देख पड़ोसन संजना चांदनी से कहती है, चांदनी बहू, तुम दोनों पति पत्नी मनोरमा को अपने सारे पैसे दे देते हो, घर का खर्चा कैसे चलाते हो? तुझे पता है वो इतनी अमीर है, जानबूझकर उसने बंटवारा किया है और 100 कमरे का ससुराल जेठानी को दे दिया और तुझे एक कमरे का, क्योंकि तू गरीब है और तू बहुत भी ज्यादा नहीं कमाती। इतनी भोली मत बन। तेरी सास सिर्फ पैसों के लिए तुझसे प्यार करती है। एक बार अपनी सास से पैसे मांग कर देख, असलियत दिखाई दे जाएगी। आप कहती तो ठीक है। संजना की बात चांदनी के मन में बैठ जाती है और उसके काम की वजह से अब उसके महीने की सैलरी 40-50 हजार की हो गई थी। फिर भी सास के सामने नकली चोट लेकर मरहम पट्टी के लिए पैसे मांगती है। तभी सास उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। क्या तुझे 5,000 रुपए चाहिए मरहम के लिए? इतनी तो तुझे चोट भी नहीं लगी, तू मुझे देती ही क्या है? वैसे भी तू दहेज लेकर नहीं आई और अब मैं तुझे पैसे दे दूं? चल निकल यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तू दहेज लाती तो तेरे नसीब में भी ऐसे बड़े बड़े कमरे होते। इसका मतलब माँ जी, आपने जानबूझकर एक कमरे का बंटवारा किया मेरे साथ? हाँ ठीक है माँ जी, आज आपकी असलियत मेरे सामने आ गई। सिर्फ अपने लालच के लिए मेरे साथ और अपने बेटे के आप साथ थे, बाकी आपको हमारी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब मैं आपके बंटवारे का एक कमरा यहीं छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी पगार बढ़ गई है, कम से कम 40-50 हजार, जिससे मैं खुद का फ्लैट लेकर खरीद कर रह सकती हूँ। ये कहकर चांदनी अपने पति के साथ नई फ्लैट में चली जाती है और ऐश्वर्या जब मनोरमा से पैसे मांगती है तब मनोरमा पैसे दे नहीं पाती और वो दोनों सास ससुर को 100 कमरों के घर से निकाल देती है। जिसके बाद दोनों सड़क पर आ जाते हैं और नरेंद्र उसे खूब सुनाता है। देख लिया तुम्हारे लालच के कारण आज क्या हुआ। तुमने जो गरीब छोटी बहू के साथ किया वही बड़ी बहू ने हमारे साथ कर दिया। तुम्हारे साथ तुम्हारी कर्मों की सजा मुझे भी मिल रही है। आप सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने छोटी बहू के साथ बहुत गलत किया है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद दोनों सास ससुर कुछ दिनों तक उन्हें ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद मनोरमा अपनी छोटी बहू से माफी मांगती है और सब कुछ बताने के बाद चांदनी और सुबोध उन दोनों को अपने साथ रख लेते हैं। प्रिया, अब से ना हफ्ते में 2 बार इसी तरह से तेल लगवा लिया करना। वैसे भी देवर जी की शादी आ रही है तो देखना तुम्हारे बाल कितने बढ़ जाएंगे। सही कहा भाभी आपने। वैसे भाभी, आपने तो बता दिया कि आप आलोक भाई की शादी पर साड़ी पहनोगी, लेकिन मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। अरे आजकल तो सभी लड़कियां अपने घर की शादियों में लहंगे ही पहनती हैं। तुम भी कोई सुंदर सा लहंगा ही ले लेना, बहुत अच्छा लगेगा।
दोनों ननद भाभी ऐसे ही तेल लगाते हुए अपने घर में आ रही शादी की बातें करने लगी। इशिता के देवर की शादी होने वाली थी। इशिता अभी तक तो घर की बहू ही थी, लेकिन अब वो घर की बहू से बड़ी बहू और एक बहू की जेठानी बनने वाली थी, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड थी। इशिता के ससुराल में उसकी सास, देवर, पति, ससुर और एक ननद थी। तेल लगाने के बाद दोनों ननद भाभी नीचे आ गई और फिर इशिता बाकी घर के कामों में लग गई। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और वो दिन भी आ गया जब इशिता के देवर की बारात गई और खूब गाजे बाजे के शोर शराबे के साथ उसकी देवरानी घर में आई। अगर आप बुरा ना माने तो क्या अपनी देवरानी का मैं गृह प्रवेश करवा दूं? क्यों नहीं बहू? अपनी सास की बात सुनकर इशिता ने अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाया और फिर चलिए भाभी, आपने गृह प्रवेश करवा तो दिया, तो अब मैं अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़कर आऊंगी। आखिर मैं भी तो ननद हूं ना। हाँ हाँ जरूर, तू भी कर ले अपने मन की। कमला की बात पर आसपास के सभी मेहमान मुस्कुरा दिए। नई बहू का नाम ईशा था। ईशा अपने कमरे में चली गई और कपड़े वगैरह चेंज करके उसने आराम किया। ऐसे ही एक दिन और गुजर गया और आज ईशा की पहली रसोई की रस्म थी। सुबह से ही कमला ने राशन वगैरह की तैयारी की हुई थी। लगभग 11 बजे ईशा को रसोई में भेजा गया। जेठानी जी, ये वो जगह है जहाँ मुझे खाना बनाना है? हाँ ईशा, यही हमारी रसोई है। क्यों, क्या हो गया भाभी? ये रसोई है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटी है। साथ ही इसमें ना हवा अंदर आने को कोई रोशनदान है, ना ही बाहर जाने को। और तो और इसमें बैठकर कुकिंग करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मुझसे ऐसे नहीं हो पाएगा। मेरा तो अभी से ही इसके अंदर दम घुट रहा है। मैंने अगर इसमें काम किया तो हो सकता है मेरी तबीयत ही खराब हो जाए। ईशा, सभी को तुमसे बहुत आस है। सभी कितने खुश हैं आज तुम्हारी पहली रसोई के लिए। तुम प्लीज ऐसे मत बोलो, एक बार यहाँ काम तो करके देखो। नहीं भाभी, आई एम सो सॉरी। मैं ऐसी रसोई में हरगिज खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे मायके में तो काफी मॉडर्न रसोई थी, खड़े होकर उसमें खाना बन जाता था। साथ ही रसोई में चिमनी और हवा निकलने को खिड़की भी थी। माफ करना भाभी, लेकिन मेरे बस की नहीं है। मेरा तो अभी से ही दम घुट रहा है। ईशा ऐसे बोलकर रसोई से बाहर आ गई और खुद को पल्लू से हवा करने लगी। वैसे तो सर्दी का मौसम था, लेकिन उसे उस रसोई में इतनी घुटन हो रही थी कि उसे पसीना आ गया। वो घर से बाहर आकर आसपास यूं ही देखने लगी और जैसे ही उसने अपने घर को नजर उठाकर देखा तो वो कुछ देर ऐसे ही रह गई। अरे बहू, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों भाग आई? हे राम, बड़ी सर्दी है। तुम ठीक तो हो ईशा? भाभी, क्या ऊपर की तरफ हमारे ही घर की छत है या कुछ और? हाँ, छत ही है। क्यों? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऊपर तो सब कुछ खुला खुला होगा। तो ठीक है, तय रहा। आज की रसोई मैं छत पर जाकर ही बनाऊंगी। ईशा ने ऐसे बोलकर खुद से ही बात को खत्म कर दिया। कमला उसका मुंह देखती रह गई। अजीब बात है बहू, नई बहू है और एक बार भी छत पर रसोई बनाने के बारे में इसने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। माँ, वो ईशा आज के जमाने की लड़की है ना, तो वो जरा ऐसी ही है, मॉडर्न। अच्छा माँ जी, चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि ईशा क्या बना रही है। इशिता के बोलने पर सास अंदर आ गई, लेकिन ईशा अंदर नहीं थी। प्रिया, ईशा कहाँ है? भाभी, ईशा भाभी तो छत पर चली गई। पूछ रही थी घर का सिलेंडर कहाँ है। मैंने बता दिया भैया छत पर रखते हैं। वो टेबल और गैस चूल्हा लेकर गई है। पता नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। चल इशिता, चलकर देखते हैं। कमला की बात सुनकर इशिता और प्रिया कमला के साथ छत पर आई। छत पर आकर उन्होंने देखा कि ईशा ने मॉडर्न तरीके से जुगाड़ लगाकर छत पर ही रसोई बना दी थी। टेबल पर उसका गैस चूल्हा रखा हुआ था जिस पर कि वो खाना बना रही थी, और साथ ही उसने वहीं पर घर की कुर्सियां वगैरह इकट्ठा करके खाना खिलाने का भी जुगाड़ कर दिया था। माँ जी, बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये मॉडर्न छत वाली रसोई? अच्छी है बहू, लेकिन इतनी ठंड हो रही है, हवा भी चल रही है, ऐसे में तू छत पर बनाएगी और खिलाएगी? हाँ माँ, क्योंकि मेरे घर की रसोई में मेरा दम घुट रहा था। अब अगर आपके पास कोई और जगह हो तो बता देना, नहीं तो मैं तो यहीं सही हूँ। ईशा के सवाल के आगे कमला या इशिता कोई कुछ नहीं बोल पाई और कुछ इस तरह मॉडर्न देवरानी ने अपनी पहली रसोई की रस्म छत पर की। जब खाना बन गया तो उसने सभी को छत पर ही खाने को बुला लिया। बहू, खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दी इतनी है कि बार बार ये ठंडा हुआ जा रहा है। इसे फिर से गर्म कर। राम राम, बड़ी ठंडी है। कमला और बाकी सब ऐसे ही कांपते हुए खाना खा रहे थे, लेकिन किसी को भी देखकर ईशा को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी ने ठिठुरते हुए ऐसे ही मॉडर्न देवरानी की छत की रसोई में खाना खाया। पहली रसोई का दिन तो इस तरह से बीत ही गया, लेकिन आज का दिन और भी ज्यादा खतरनाक था। ये भगवान, मैं क्या करूं? ये बहू तो मेरी सुनती ही नहीं है। माँ जी, ज्यादा परेशान मत होइए।
अब आपने ही तो उसे शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी दी थी। हाँ, मैंने दी थी उसे जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे लगा था कि शाम का खाना सर्दी में वो नीचे ही बना लेगी, लेकिन वो ससुरी तो इसको भी बनाने को ऊपर ही चली गई। ईशा को ससुराल में शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी मिली, जिसमें भी ईशा सर्दी की शाम में छत पर ही खाना बनाने को गई। उसने जुगाड़ से वहां लाइट वगैरह का इंतजाम भी कर दिया। मैं कितने अच्छे से पैक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी लग रही है। अरे आसपास तो कोहरा हुआ जा रहा है, मुझे जल्दी से खाना बनाकर निपटाना पड़ेगा। ईशा ने ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी से खाना बना दिया और फिर जब सभी काम वगैरह से भी घर को लौट आए तब वो फिर से सभी को खाना खिलाने छत पर ले गई। अरे ईशा, यहाँ तो बहुत सर्दी है, कोहरा भी हो रहा है, चलो नीचे खाते हैं। नहीं भाभी, मैंने कितनी मुश्किल से तो यहाँ खाना खिलाने का मैनेजमेंट किया, लाइट भी लगाई, आप ऐसे मत बोलिए ना। ईशा की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला और सभी ने ठंडी में ही खाना खाया। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि किसी से भी भरपेट खाना नहीं खाया गया और सभी आधे पेट ही खाकर नीचे को चले गए। अब से रोजाना यही सिलसिला चलने लगा। शाम की रसोई ईशा के हवाले थी, जिसमें वो छत पर ही खाना बनाती थी और सभी को कोहरे भरी रात में छत पर ही वो खाना खिलाती भी थी। उसकी जेठानी उसे काफी बार इस बारे में समझाती भी थी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन ईशा को किसी की बात समझ नहीं आती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि एक रात सभी कांपते हुए खाना खा ही रहे थे कि तभी खाते खाते प्रिया की तबीयत खराब हो गई। वो छत पर खाते खाते कुर्सी से ही गिर पड़ी। हे भगवान, प्रिया, प्रिया क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। प्रिया मेरी बच्ची, आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे उठा रही है। माँ, ये तो बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, जल्दी से इसे नीचे लेकर चलो। अरे अचानक से मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे व्योम बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन मिला रहे हैं। हाँ हाँ बाबा, मैंने मिला दिया। व्योम ने जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाया और प्रिया को नीचे लेकर जाया गया। अचानक से रात को प्रिया की तबीयत खराब होने से मोहल्ले को भी खबर लग गई और सभी बातें बनाने लगे। अरे सुना क्या तुमने, कमला जी की बेटी है ना प्रिया, आज उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ सुना, अरे तबीयत तो खराब ही होनी थी ना, उनकी नई बहू की हरकतें नहीं देखी, रातों को छत पर खाना बनाकर खिलाती है। मोहल्ले में औरतें बहू की ही बातें कर रही थीं, वहीं ईशा घर में बिल्कुल चुप थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि बात सारी उस पर आ जानी है। जब तक मामला गर्म रहा तब तक ईशा से कुछ नहीं कहा गया। कुछ देर बाद जब डॉक्टर आकर चला गया और प्रिया को भी होश आ गया, तब कमला बोली, मिल गया तुझे सुकून, यही चाहती थी ना तू कि हम में से किसी की जान पर बन जाए। ले देख ले, पड़ गई तेरी ननद बीमार। सुनी थी ना तूने डॉक्टर की बात, सर्दी हो गई ऐसे। माँ इतना गुस्सा मत कीजिए, देखिए ईशा कितनी घबरा गई है। ईशा बहू, एक बात तू कान खोलकर सुन लेना, आज के बाद कभी भी तू छत पर रसोई नहीं बनाएगी। नहीं माँ जी, मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगी। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि प्रिया की तबीयत मेरी वजह से बिगड़ी, ये भी मान लूंगी कि सारी गलती मेरी है, लेकिन खाना मैं छत पर ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी शौक नहीं आता ठंड में छत पर खाना बनाने का। मेरी मजबूरी है, अगर मैंने इस छोटी सी रसोई में खाना बनाया तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे माफ कीजिए। ईशा की बात सुनकर सभी चुप हो गए कि तभी एक सॉल्यूशन देते हुए इशिता बोली, ठीक है हम तुम्हारी भी बात को समझते हैं, लेकिन अब तुम मेरी एक बात समझना। अभी जब तक सर्दी है तुम दोपहर की रसोई बनाना, सर्दी में तुम धूप में ये सब कर लेना तो किसी को उससे दिक्कत नहीं होगी, बाकी शाम का मैं देख लूंगी। इशिता की बात में समझदारी थी। ईशा ने अब से यही किया। अब वो छत पर ही दोपहर में खाना बनाती और खिलाती थी, जिससे धूप में किसी को सर्दी भी नहीं लगती थी, और शाम का खाना इशिता ही बनाती, और इस तरह आप सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपको सर्दी में खाना बनाना कैसा लगता है, हमें अपनी राय जरूर बताइए।